हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज के इस नए टॉपिक में सभी का स्वागत है। नया लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है लाइफ प्रोसेसेस का। तो जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं, हम क्लास 10th CBSE का टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, और इसका ये एक्सक्रीशन नाम का ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले 4 टॉपिक हो चुके हैं और वो 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये उनमें से लास्ट वाला है, ये भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है बिकॉज लास्ट के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना हर चैप्टर के, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वैसे, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा बार उन्हें देखते नहीं है। एक्सक्रीशन से पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और किस तरीके से पढ़ा है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हमने देखा डाइजेशन, डाइजेशन के बाद देखा हमने रेस्पिरेशन, उसके बाद हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद हमने क्या देखा, अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन। अब हर किसी चीज़ की ना हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। अब हम सिर्फ हमारे बॉडी का मतलब सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, एनिमल्स की और प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं। हर किसी के बॉडी में जिस तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसी तरीके से इस सारे के सारे केमिकल वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, और वो सिस्टम प्रोवाइड करती है हमें एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम इस सिस्टम से क्या जानते हैं वो देखते हैं। हमारी बॉडी जो है वो कार्बन बेस्ड है और वो कई सारी केमिकल रिएक्शंस एक ही टाइम पे कर रही होती है, और इन केमिकल रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। प्लांट्स भी अपनी अपनी केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं और उनके बाय प्रोडक्ट्स भी साथ साथ बन रहे होते हैं। अब ये बाय प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है? बाय प्रोडक्ट्स मतलब किसी भी रिएक्शन के यूजलेस प्रोडक्ट्स। तो ये बन रहे होते हैं और इन बने हुए प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ह्यूमन बींग्स में वो नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। उसी तरीके से जो एनिमल्स है जो प्लांट्स है, उनके अंदर जो है वो एक फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन भी एक तरीके का उनका बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का। पानी एक तरीके से बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का। तो ऑक्सीजन प्लांट्स हवा में उड़ा देते हैं लीव्स के थ्रू, और जो पानी है उसका यूज़ किया जाता है कई सारे खुद के ही बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें काम करती है एक्सक्रीशन में। तो अब हम थोड़ा सा NCERT के थियरी के बारे में जानेंगे एक्सक्रीशन के थ्रू। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रीड ऑफ gaseous wastes generated during photosynthesis और respiration, वो हवा में उड़ा देती है। Other metabolic activities generate nitrogenous materials which are needed to be removed। अब हमने ये तो जाना कि हमारी रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर भी बाय प्रोडक्ट्स है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही निकल रहा है बॉडी से। हमारे बॉडी में जो स्वेट है, स्वेट के थ्रू भी नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर ही निकल रहा है। उसी तरीके से जो है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से जो नाइट्रोजनस मटेरियल जो है, तो वो बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस चाहिए, और उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कह देते हैं बिकॉज नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ क्वाइट हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तो इसलिए इसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो different organisms use varied strategies to do this. Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion or from body surfaces into surrounding water। अब हमने क्या किया, अमीबा को जाके पूछा, अमीबा भाई रुक जाओ थोड़ा, अमीबा की तरह दिख जाए। तो अमीबा, वैसे अमीबा का कोई शेप नहीं होता, तो अमीबा को आपने पूछा कि भाई वेस्ट कहाँ से निकालते हो, तो वो कहेगा वेस्ट मैं तो डिफ्यूजन से बाहर छोड़ देता हूँ। अब डिफ्यूजन मतलब क्या, सीधा सेल के थ्रू बाहर फेंक देगा। लेकिन हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे लिए एक स्पेशल ऑर्गन चाहिए। जिस तरीके से हमें डाइजेशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन लगा, हमें रेस्पिरेशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन लगा, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक स्पेशल ऑर्गन लगा, उसी तरीके से एक्सक्रीशन के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लगा जो यही एक ही फंक्शन ठीक से कर पाए।
तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, अब हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हमें एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड पेयर ऑफ किडनीज। अब देखो किडनी कई बार आपने सुना होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किडनी किस तरीके से होती है। अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब ये सर आपने क्या बताया, फिर से बताओ। तो देखो हर ये जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इस सभी चीज़ों का मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को डेफिनेशन देता जाऊंगा। अब ये डेफिनेशन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर द ऑर्गन्स दैट यू आर गोइंग टू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किडनीज आर लोकेटेड इन एब्डोमेन ऑन द ईदर साइड ऑफ बैकबोन। तो ये क्या है ये भी मैं बता दूंगा। देखो किडनी इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब देखो अगर ये किसी की बॉडी है, इसका नाम चलो मान लेते हैं ABC, तो ये किसी की बॉडी है, तो ये होता है चेस्ट और ये होता है एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में किडनीज कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से सिचुएटेड होती है। दूसरी बात, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरेटर्स पाइप्स है, यूरेटर्स वहाँ से निकलते हैं, यूरेटर्स यहाँ से निकलते हैं, देखो कुछ इस तरीके से, और वो सब कुछ चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो यूरिनरी ब्लैडर मतलब एक तरह का एक ऐसा स्टोरेज ऑर्गन या फिर एक पर्स की तरह आप समझ लो। एक पर्स किस तरीके से चीज़ें स्टोर करने के लिए बना है, या फिर एक बैग, तो उस तरीके से यूरिन स्टोर करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक बैग बना है। उस बैग का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरेटर्स और ये क्या है किडनी। हम किडनी को भी डिटेल में पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा मतलब ये वाला ओपनिंग, तो इसे यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा फिर आगे जाके वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर डिलीवर कर देता है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। अब आप लोग यही सेम टू सेम डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। अब हम हर किसी ऑर्गन का पहले जिस तरीके से मैंने कहा था आपको डेफिनेशन दूंगा, तो वो मैं दूंगा। यूरेटर्स आर पाइप्स, बेसिकली पाइप्स दैट कैरी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दे फ्रॉम किडनी टू कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर का काम है कि रुक जाओ, ये नहीं मैं इरेज करना चाहता, ये आप लोगों को शायद, ये आप लोग चाहो तो आप लोग ड्रॉ कर लो, बिकॉज दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो देखो अब ये यूरिनरी ब्लैडर का क्या यूज़ है वो मैं बता दूँ। यूरिनरी ब्लैडर इज यूज टू स्टोर यूरिन अंटिल रिलीज्ड। अगर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता तो हमें हमेशा के लिए वॉशरूम में रहना पड़ता। कुछ इस तरीके से है। यूरेथ्रा इज पासिंग, तो ये यूरिन इससे आगे पास हो जाती है। तो दिस इज हाउ इट इज। अब हम इसमें सब कुछ जानेंगे कि किडनी को ब्लड सप्लाई कहाँ से। अब मैं और एक बताना चाहूँगा, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। हाँ, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड के थ्रू, ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर निकालने का काम किडनी करती है। तो किडनी में अगर मोटर, मुझे एक बताओ, अगर मोटर कुछ अगर मोटर पानी को पंप कर रही है तो पानी कहीं ना कहीं से तो मोटर के अंदर आना चाहिए। तो वो पाइपलाइन का काम करते हैं, देखो लेफ्ट रीनल वेन, और पानी बाहर निकालने का काम लेफ्ट रीनल, पानी अंदर लाने का काम जो है तो वो करती है लेफ्ट रीनल आर्टरी। रीनल मतलब किडनी वाला आर्टरी, और लेफ्ट रीनल वेन जो है वो पानी को वापस आगे ले जाने का काम करती है। तो कुछ इस तरीके से ये हो गया इसका ब्लड सप्लाई। देखो ये दोनों आप लोग ये बड़े बड़े ऐसे फोर्क की तरह देख सकते हो, कांटों की तरह दो वाइज, ऐसे वाई, उल्टे वाई। तो ये ब्लड सप्लाई देते हैं किडनी को। दूसरी बात, अब ये देखो, दिस इज़ लेफ्ट किडनी
एंड दिस इज़ राइट किडनी, राइट किडनी। ये अओर्टा है, देखो अब ये अओर्टा जो हमने हार्ट में पढ़ा था वही आगे आके देखो कुछ इस तरीके से हमारा हार्ट है, तो वो आगे से आके अंदर ऐसे एक वाई क्रिएट कर देता है जिसके इस साइड पे किडनी है, इस साइड पे किडनी है। तो दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़। अब वो हो गया। अब ये देखो ये यूरेटर हो गया, आप लोग ऐसे एक पाइप देख सकते हो, तो ये पाइप हो गई एक यूरेटर। अब आगे चलते हैं, हम आगे की चीज़ें जान लेते हैं। वेना कावा। अब ये वेना कावा मतलब क्या, और एक जो चीज़ नीचे से ऊपर तक लेके जाती है, ये देखो कुछ इस तरीके से ब्लड हार्ट तक ले जाने वाली जो लाइन है, जो मतलब वेन है, उसे हम वेना कावा कहते हैं। तो वो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो स्टोर करता है, यूरेथ्रा जो चीज़ें बाहर पास कर देता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपना खुद का एक्सक्रीटरी सिस्टम अब मालूम चल गया है। अब ये यूरेथ्रा जो है ये मेल्स में और ये फीमेल्स में अलग अलग लेंथ का होता है, और ये चीज़ आप लोगों को शायद रिप्रोडक्शन चैप्टर में हो जाएगी। उससे पहले हम फिर से एक बार ठीक से जान लेते हैं कि हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑर्गन्स है। तो हम लिस्ट बना लेते हैं चलो ऑर्गन्स की। ये मैंने बहुत प्यारा सा डायग्राम ड्रॉ किया है, मुझे ये इरेज करने का मन नहीं कर रहा। तो देखो हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें है 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा THRA। तो ऐसी कुल मिलाकर 6 चीज़ें हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में है। अब इन सभी चीज़ों का फंक्शन क्या है। किडनीज ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने का काम करती है। ये सिर्फ कैरी करने का काम करते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर सिर्फ स्टोर करने का काम करता है। यूरेथ्रा का काम है पास करने का। बस दिस इज़ व्हाट योर एक्सक्रीटरी सिस्टम लुक्स लाइक, और इसी तरीके से चीज़ें काम करती है। अब हम थोड़ा सा आगे जाके हम थोड़ी सी, अब आपको तो किडनी का फंक्शन समझ में आ गया, लेकिन किडनी के अंदर चीज़ें होती किस तरीके से है वो प्रोसेस जानने की कोशिश हम इस छोटे से सब टॉपिक में करने वाले हैं। हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। तो हमारे ब्लड, अब यूरिन बन रहा है मतलब क्या कि नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड से बाहर निकल रहा है। जस्ट एज CO2 इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन लंग्स। जिस तरीके से हमारे छाती में से, मतलब हमारे लंग्स में से जिस तरीके से CO2 निकाला जाता है हमारे ब्लड से लंग्स के थ्रू, तो उसी तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला जाता है यूरिया और यूरिक एसिड के थ्रू हमारे ब्लड से, और इस काम में किडनी हेल्प करती है। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी लाइक इन इज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन ब्लड कैप। हाँ, तो जिस तरीके से हमने लंग्स में जाना कि 1 सेल थिक अल्वियोली होता है, ऐसे 1 सेल थिक इसके यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं और अंदर की तरफ पूरा का पूरा गैस आ जाता है। तो इसी तरीके से थिन लेयर वाला, मतलब दिस इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि किडनी में भी कुछ इस तरीके से 1 सेल थिक वाला ही एक मेम्ब्रेन होगा जिसके थ्रू पूरा का पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट पास कर रहा है और ब्लड ठीक से वापस जा रहा है। तो such capillary cluster in kidney is associated with cup-shaped end of coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate. सर ये Bowman's capsule क्या है बताने वाला हूँ, रुक जाओ। आप लोगों को मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो देखो ये हम एक कलर ब्लू सिलेक्ट कर लेते हैं वेन के लिए, और रेड कर लेते हैं आर्टरी के लिए, और Bowman's कैप्सूल के लिए वाइट। तो बोवमैन कैप्सूल देखो आपकी किडनी के अंदर, आपने अगर जूम करके देख लिया ना तो आप लोगों को एक RO सिस्टम दिख जाएगी। अब मैं इसको RO सिस्टम कहता हूँ, आप लोगों को इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम ही कहना है। तो देखो कुछ इस तरीके से आप लोगों को
चीज़ें दिखने वाली है, तो कृपया कुर्सी की पेटी बांध ले। तो देखो, आपकी किडनी के अंदर छोटे छोटे पाइप्स होते हैं और उन पाइप से कलेक्टेड, अब ये देखो ये पाइप होती है और इस पाइप से कलेक्टेड होती, अब ये देखो ये आपकी किडनी है, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से ऐसे पाइप्स होंगे और ऐसे पाइप्स ग्रुप करके होंगे, तो इस इन पाइप्स के वहाँ पे ये चीज़ ऐसे टंगी होंगी और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक साइड से दिखेगा कि आर्टरीज आ रही है, छोटी छोटी कैपिलरीज, और आपको दूसरी साइड पे दिखेगा कि कुछ इस तरीके से वेन्स जा रही है। और ये सब कुछ हो रहा है इस कप के अंदर, और इस कप का नाम है बोमेंस। अभी ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें क्या है, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि ये ब्लड सप्लाई है। अभी ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें क्या है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। 2 मिनट के लिए होल्ड ऑन कीजिए। ये चीज़ आपके किडनी के अंदर आप लोगों को दिख जाएगी। अब ये माइक्रोस्कोपिक होती है, बहुत थिन होती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए शायद को वैसे भी आप किडनी काट के देख नहीं सकता, लेकिन एक छोटी सी कुछ इस तरीके की चीज़ आप लोगों को किडनी के अंदर होती है। अब ये क्या काम करती है, देखो जिस तरीके से अब यूरिया को अलग कलर से दिखा देते हैं, तो देखो जिस तरीके से यहाँ पे यूरिया आएगा ना, तो ये यूरिया को अंदर ले लेगी। हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया के फॉर्म में बाहर चला जाता है और यूरिक एसिड के फॉर्म में, तो सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही यहाँ पे जाता है और थोड़ा सा पानी, खून में से जो पानी होता है वो यहाँ पे चला जाता है। रेड ब्लड सेल्स वापस से यहाँ पे आके चली जाती है और ये नाइट्रोजनस वेस्ट सब कुछ इससे कलेक्ट होकर वापस से यहाँ से चला जाता है और फिर किडनी में आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है। और ये इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि हमारी बॉडी अगर चाहे तो 180 लीटर एक दिन में यूरिन बहा दे, लेकिन 99% ऑफ जो यहाँ पर से जा रहा है उसमें पानी होता है और वो पानी यहाँ से वापस से रीएब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी अपने पास रख लेती है। हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा स्मार्ट है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसका 99% मतलब 1.8 लीटर से यूरिन एक दिन में छोड़ देती है बाहर, बाकी 99% ऑफ पानी अपने पास रख लेती है। दिस इज़ हाउ टाइनी एंड दिस इज़ हाउ स्पेशलाइज्ड दिस ऑर्गन इज़ ओनली टू गेट रीड ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट आगे जाके किडनी में थोड़ी देर के लिए रुकेगा, उसके बाद वो यूरेटर से नीचे ब्लैडर में चला जाएगा, ब्लैडर में स्टोर होके फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों के लिए बोवमेंस कैप्सूल का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। अब ये नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन ये पूरी की पूरी चीज़ है जो मैंने अभी अभी कहा कि आगे जाके पता चलेगा। तो ये एक चीज़ को कह देते हैं हम नेफ्रॉन। जिस तरीके से लंग्स में एक इस चीज़ को हमने अल्वियोली कह दिया था, उसी तरीके से एक पूरे के पूरे यूनिट को जो फिल्ट्रेशन करे तो उसे हम कह देते हैं एक नेफ्रॉन। पैक्ड क्लोज टुगेदर, और ये बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स ऐसे पैक्ड होते हैं एक साथ। सम सब्सटेंसेस in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। तो यहाँ से तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट्स, वाटर और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, तो वो सारी की सारी रीएब्जॉर्ब होती है, मतलब फिर से बॉडी में रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है, मतलब फिर से बॉडी में खींच ली जाती है और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही आगे पास हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच डिजॉल्व वाटर इज़ देयर टू बी एक्सक्रीटेड। तो ये वाटर कितना ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा और वाटर कितना बॉडी से बाहर निकलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंटली कितना ज़्यादा पानी है। अगर आप मेरी तरफ बहुत ज़्यादा पानी पीने वाले हो तो आपका ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट में यूरिन चला जाएगा, और अगर आपने पानी नहीं पिया तो बहुत सारा पानी रीएब्जॉर्ब होते जाएगा और आपका यूरिन कॉन्सनट्रेटेड होता चला जाएगा, उसका कलर चेंज होता चला जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड यूरिन आपकी बॉडी बाहर छोड़ेगी। तो इमेजिन करो 99% पानी जाता ही नहीं है बाहर, 99% एब्जॉर्ब किया जाता है,
तो देखो कितना स्पेशलाइज्ड है हमारा बॉडी सिस्टम. द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनीज इवेंचुअली एंटर्स द लॉन्ग ट्यूब ऑफ यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो हमने जाना. Urine is stored in urinary bladder until the pressure expands the bladder and leads to urge of passing it through the urethra. The bladder is muscular, so it is under the nervous control, as we have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate. अब देखो यूरिन देखो यूरेथ्रा जो होता है ना, यूरेथ्रा में कुछ ऐसे स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं, मतलब मसल्स होते हैं जो हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं. इसलिए हम लोग प्रेशर भी कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ देर तक हम प्रेशर कंट्रोल करके रख सकते हैं. अब ये नेफ्रॉन थोड़ा सा डीपली समझेंगे क्या है. अब ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्होंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. मैं आप लोगों को एक भी इसमें से नेमिंग नहीं छोड़ूंगा, बस आप लोगों को एक सिंपल डायग्राम दूंगा और उसके बाद आप लोगों को ये भी टीच करूँगा. अब देखो ये पूरा का पूरा डायग्राम हम यहाँ पे कॉपी करेंगे इनका, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए. तो कुछ इस तरीके से. अब ये इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है डायग्राम, बिकॉज शायद इन लोगों को जगह कम पड़ रही होगी. अब ये मैंने फैलाया हुआ है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके रख देती है ये चीज़ें, एक जगह पे टाइट करके फिक्स करके रख देती है चीज़ें. अब ये क्यों फिक्स करके रख देती है? ताकि बहुत सारे और भी नेफ्रॉन्स एक जगह पे बैठ जाए. अब देखो कुछ यहाँ से आएगी हमारी कैपिलरीज, यहाँ पे ऐसा कैपिलरीज का गुच्छा बनेगा और फिर यहाँ से बाहर भी चली जाएगी कैपिलरीज. अब और एक बात यह है कि ये कैपिलरी जब बाहर चली जाएगी ना तो थोड़ा सा थिक हो जाती है, तो वो थिक होके वापस आ जाती है और हमारे पूरे के पूरे नेफ्रॉन के ऊपर कुछ इस तरीके से लिपट जाती है. अब ये लिपट जाना क्यों है? अब ताकि ये रीएब्जॉर्ब कर सके पानी और सॉल्ट्स और फिर से खुद के अंदर ले सके पानी और सॉल्ट्स. अब ये लिपट गया है, आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करना है 3D में. कुछ इस तरीके से कॉइलिंग हो जाती है इसकी, आप लोग साफ साफ देख सकते हो. अब इमेजिन भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, तो देख लो कुछ इस तरीके से कॉइल्ड होती है इस पाइप के बाहर. तो अब हम हर चीज़ को ठीक से जानेंगे. अब सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो जान लेते हैं. हमने पढ़ा था बोमेन्स कैप्सूल. हम सारी की सारी नेमिंग ग्रीन में करेंगे, ओके, ताकि हमें समझ में आए. तो ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल. उसके बाद आप लोगों को कौन कौन से नाम है यहाँ पे? PCT, DCT, ओके. इन्होंने बस इसे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कहा है. तो हम भी इसे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ही कहेंगे. अब ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में ना 3 चीज़ें हैं. मैं आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड का बता रहा हूँ, आप लोगों को बस इसे ट्यूब्यूल कहना है. तो ये 3 होती है. इससे हम कह देते हैं PCT. ये लूप है तो इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली, और इसे हम कह देते हैं DCT. अब ये DCT मतलब दूर वाला या फिर डिस्टेंट, ये होता है पास वाला. तो ये कुछ 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, जो आप लोगों को 10th में हो याद करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे ये होती है हमारी कैपिलरी इसके अराउंड सराउंड करती है ताकि ये एब्जॉर्ब कर सके न्यूट्रिएंट्स. दूसरी बात, ये अंदर वाला जो गुच्छा है इसे हम कह देते हैं ग्लोमेरुलस. अब मैंने जो कहा था आप लोगों को, लंग्स में किस तरीके से हवा एक साइड पे होती है, एक साइड पे सेल होती है, दूसरी साइड पे ब्लड वेसल की सेल होती है, एग्जैक्टली वैसा यहाँ पे होता है. बस इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है. यहाँ पे ना एक लेयर आ जाती है ब्लड वेसल की,
दूसरी लेयर आ जाती है ग्लोमेरुलस की, मतलब जो आप लोग जिसे बोमेंस कैप्सूल कहोगे तो वो। तो देखो ये ब्लड से चीज़ें चली जाती है इसके अंदर, कुछ इस तरीके से काम होता है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से आगे कैरी आउट किया जाता है। अब हमने यहाँ पे ग्लोमेरुलस तो आप लोगों को समझा दिया, जो समझाया गया है उसे टिक करेंगे, उसके बाद फिर से डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। बोवेमेंस कैप्सूल भी आप लोगों को ठीक है समझा दिया है। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी मतलब ये देखो ये रीनल आर्टरी है। अब ये रीनल आर्टरी मतलब क्या, जो किडनी में खून दे दे उसे रीनल कहते हैं। आर्टरी मतलब जो ब्लड देने वाली है वो, तो ये रीनल आर्टरी हो गई। तो देखो ये भी हमने नेमिंग आप लोगों को दिखा दी। अब ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन, अब ये देखो जो रीनल आर्टरी ऊपर नीचे होती है ना, उसी के साथ ये हो गई देखो आप लोगों की क्या, ब्रांच ऑफ रीनल वेन। अब सर यहाँ पे इन्होंने कलर चेंज कर दिया है, चलो मैं भी आप लोगों के लिए कर देता हूँ, आप लोगों की खुशी, आप लोगों की खुशी, आप लोगों की खुशी, आप लोगों की खुशी, आप लोगों की खुशी। तो ये रीनल वेन हो गई, ब्रांच ऑफ रीनल वेन हो गई। तो चलो वो भी हो गया। अब नेमिंग में क्या बचा है, क्या बचा है, कैपिलरीज। कैपिलरीज तो देखो ये सारी की सारी कैपिलरीज ही है, देखो ये भी नेमिंग हो चुका है। अब कलेक्टिंग डक्ट, अब जो मैंने पाइप कहा था ना जो किडनी के अंदर चला, मतलब किडनी से बाहर चला जाता है, तो ये इसे हम कह देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, डक्ट मतलब पाइप, जो नाइट्रोजनस वेस्ट नेफ्रॉन से लेकर कहाँ पे चला जाएगा, किडनी तक चला जाएगा। नेफ्रॉन से लेकर किडनी तक, नेफ्रॉन से लेकर किडनी के मतलब किडनी के बाहर तक, मतलब ये नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर होते हैं, ये भी समझ लो। अब ये किस तरीके से अलाइंड होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर चिल्ड्रन लाइक यू टू इमेजिन। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मेरा भी ये कंसेप्ट था जो 11th में जाके 12th में जाके कवर हुआ, मुझे इसका पहले आइडिया नहीं था कि किस तरीके से अंदर होते हैं। मतलब इतनी सी तो किडनी होगी आप लोगों की इमेजिन में, इतनी सी किडनी, उसके अंदर ये चीज़ें कैसे इतनी सारी फिट होगी, तो वो मैं आप लोगों को आराम से बता दूंगा। देखो अब यहाँ पे और एक ओपनिंग है, रेड कलर से दिखाता हूँ, और एक ओपनिंग, और एक ओपनिंग, ये एक ओपनिंग, ये एक ओपनिंग। तो हर अलग अलग जगह पे आप लोगों को इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे। एंड दिस इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। ये आप लोगों को सवाल आ सकता है कि कौन सी, विच इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब और दो सिमिलर चीज़ें हैं, ओके, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन किडनी में होता है और ये ब्रेन में होता है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। नेफ्रॉन किडनी के लिए, न्यूरॉन ब्रेन के लिए, ये ध्यान में रख लो, गांठ बांध लो, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए नेफ्रॉन समझने में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा जान लेंगे कि किडनी में ये चीज़ें किस तरीके से स्टोर होती है। अगर आपको अगर आपका एग्जाम में पूछा कि नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करो, तो आप लोगों को ये जैसा है वैसा ड्रॉ करना है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लो मेरे साथ, चलो मैं इसे स्माइल करता हूँ, ओके ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा किडनी विजुअलाइज करूँगा कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन किस तरीके से लगे होंगे। बस आप लोगों को थोड़ा सा 3D सोच रखनी है, ताकि आप लोगों को 3D में चीज़ें दिख जाए। तो देखो भाई साहब, ये होती है हमारी किडनी, और ये किडनी के अंदर जो है, पूरी कर देते हैं हम किडनी, हाँ ओके। तो ये किडनी के अंदर जो है, एक साइड से आ रही होती है ब्लड सप्लाई, पीछे से होती है ब्लड सप्लाई। अब जब आप किडनी को खोल के देखोगे ना, तो इसके अंदर ना कुछ इस तरीके से, ऐसे सिंक जिस तरीके से हमारे घर का होता है ना, या फिर रिवर का डेल्टा किस तरीके से होता है, उस तरीके से ऐसे चेम्बर्स बने हुए होते हैं, और अलग अलग चेम्बर्स पे चीज़ें लगी हुई होती है। तो देखो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और देख लो, एक मिनट, कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ऐसे 5-6 ऐसे
पिरामिड शेप की चीज़ें लगी होती है और इनके अंदर जो है ऐसे ऐसी कलेक्टिंग डक्ट्स आप लोगों को दिख जाएगी और इन कलेक्टिंग डक्ट्स पे आप लोगों को छोटे छोटे नेफ्रॉन्स दिख जाएंगे। तो देखो इसमें भी, चलो हम एक इसको जूम करके देख लेते हैं। तो ये जूम करके कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये स्क्वायर बना लो आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये ग्रीन कलर की जो है वो हो गई एक कलेक्टिंग डक्ट और उस कलेक्टिंग डक्ट के बाहर से कुछ इस तरीके से आप लोगों को एक नेफ्रॉन दिख जाएगा। दूसरी साइड पे और एक नेफ्रॉन दिख जाएगा और ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितने होंगे उतने, एक 2 से 3 लाख से भी ज़्यादा, मतलब आप लोगों को नेफ्रॉन्स दिख जाते हैं एक किडनी में। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें काम करती है और यहाँ पे एक साइड से ब्लड सप्लाई आएगा ग्लोमेरुलस से और दूसरे साइड पे चला जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को इमेजिन कर लेनी है बिकॉज दिस इज़ प्रिटी हार्ड टू इमेजिन। अगर मुझे शायद कोई उस टाइम पे बता देता तो शायद अच्छा रहता। वैसे हमारे टीचर बहुत अच्छे थे लेकिन और अच्छा रहता। तो आप लोगों को बस ये जान लेना है, कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है। ये होता है आपका नेफ्रॉन। अब देखो ये तो हो गया जब किडनी चल रही है। अब कई लोगों की किडनी फेल कर जाती है बिकॉज उम्र हो जाती है, ज़्यादा शुगर खा लेते हैं, उनको डायबिटीज़ होती है और भी कई चीज़ें, ब्लड प्रेशर के कारण भी किडनी ख़राब हो जाती है और भी कई रीज़न्स है जिनकी वजह से किडनी ख़राब हो जाती है, शायद इन्फेक्शन हो जाए। तो तब क्या करेंगे? अब देखो हार्ट का भी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी का भी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन अगर पेशेंट को किडनी मिले ही ना, तो बिकॉज हर बार ऐसा नहीं है कि ईजीली ऑर्गन्स मिल जाते हैं, तो तब हम क्या करेंगे? तो तब हम उसे पेशेंट को डालेंगे हीमोडायलिसिस पे। अब ये पूरा का पूरा मशीन में आप लोगों को समझाते नहीं बैठने वाला, आप लोग ये एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। मैं बस आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर कभी शॉर्ट नोट आए लिखने को, शॉर्ट नोट लिखो या फिर एक्सप्लेन हीमोडायलिसिस, तो तब आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए। तो ये हीमोडायलिसिस किस चिड़िया का नाम है? तो देखो जब हमारी किडनी फेल कर जाती है तब हमारे पास ऑप्शन होता है कि एक तो ट्रांसप्लांट कर लो वरना हीमोडायलिसिस कर लो, या फिर उसे कॉमनली डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस का मतलब क्या कि सबसे पहले बॉडी की एक आर्टरी से खून लिया जाता है मशीन के अंदर। तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये बस आप लोगों की इमेजिनेशन के लिए। तो बॉडी की एक आर्टरी से, रेड कलर की आर्टरी होती है, ओके, तो एक रेड आर्टरी से खून लिया जाता है, एक मशीन में भर दिया जाता है जहाँ पर जो खून उसे कई सारे फिल्टर्स के थ्रू फिल्टर किया जाएगा और जो अच्छा वाला खून है वो वापस से वेन में छोड़ा जाएगा। अब ये वेन ब्लू कलर की दिखाई गई है तो हम एक ब्लू कलर की वेन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो किसी अलग वेन में इसी ब्लड को छोड़ा जाएगा, तो इसे हम कह देते हैं बेसिकली डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस। अब ये चीज़ें किस तरीके से है वो मैं बता दूं। ये जो मेम्ब्रेन है या फिर जिस फिल्टर से ब्लड को गुजारा जाता है ना, तो वो सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट कई बार जो यूज़फुल चीज़ें तो वो भी निकाल देता है। बिकॉज ऑब्वियसली कोई मशीन ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर नहीं पाएगी। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है कई बार यूज़फुल सॉल्ट्स जो है तो वो भी चले जाते हैं, लेकिन हमारा ब्लड तो फिल्टर हो जाता है और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन लगा होता है। उस मेम्ब्रेन को हम कह देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, हम सिलेक्टिवली परमिएबल कह सकते हैं। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिलेक्ट करके ही परमिशन देगा कि वो चीज़ें आगे पास हो। तो जब ब्लड लिया जाता है तो सिलेक्टेड चीज़ें ही आगे पास होती है, जो चीज़ें हार्मफुल है उन्हें यहीं पर उतार के वेस्ट प्रोडक्ट्स की तरह डाल दिया जाता है, और जो अच्छा वाला ब्लड है थोड़ा सा फिल्टर्ड तो उसे वापस पेशेंट के अंदर भर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से है। अब हम किडनी के बारे में ना थोड़े से कैलकुलेशंस जान लेंगे। अब ये कैलकुलेशंस क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो भी मैं बता दूंगा। बिकॉज हमारी किडनी जो है एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है
और वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रही होती है, तो किडनी ऑन एन एवरेज एक दिन में 180 लीटर्स ब्लड फिल्टर करती है। अब आप कहोगे सर मेरे तो अंदर सिर्फ 4 से 5 लीटर ही ब्लड है, तो इतना ज़्यादा कैसे करती है? देखो ब्लड वापस तो बॉडी में ही है ना, तो वापस तो आ रहा है ब्लड, तो एक दिन में कुछ इतना ब्लड फिल्टर कर देती है। अब फिल्टर तो हो जाता है, तो क्या हम 180 लीटर्स बहा देते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, उसमें से 99% चीज़ें रीएब्जॉर्ब करते हैं। अब ये 99% चीज़ें कहाँ पर रीएब्जॉर्ब होती है? इस सेक्शन में 99% चीज़ें वापस से एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में, और 180 का 99% मतलब 1.8 लीटर सी यूरिन हर दिन हमारा बॉडी से बाहर पास होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी किडनी के कैलकुलेशंस है जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। अब ये तो हो गई बात किडनी की और ह्यूमंस की। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप शॉर्ट लेक्चर देख रहे हो तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड हो जाएगा, और अगर आप बड़ा वाला लेक्चर देख रहे हो तो एन्जॉय। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, अब प्लांट्स हमारे जितने कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उन्हें एक्सक्रीशन में काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ें होती है। सिंपल चीज़ें येट वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनमें दिख जाती है, और कई वेज है जिनसे वो लोग अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उनकी हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सिंपल मैकेनिज़्म है। तो हम वो थोड़ा सा थियोरेटिकली पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को एक इसेंस आ जाए कि भाई अगर प्लांट्स वाला एक्सक्रीशन पूछ लिया तो आप लोगों को क्या लिखना है। प्लांट्स यूज completely different strategies for excretion than those of animals. Oxygen itself can be thought of as a waste product generated during photosynthesis. जी हाँ, इंडीड। अब ऑक्सीजन हमारे लिए तो जीवन दान है, मतलब हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी ऑक्सीजन के बिना, लेकिन प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में दिस इज़ अ बाई प्रोडक्ट और ये वेस्ट प्रोडक्ट है। We have discussed earlier how plants deal with oxygen as well as CO2. They can get rid of excess water by transpiration. अब देखो excess water भी transpiration से बहा देते हैं। For other wastes, plants use the fact that many tissues consist of dead cells and that they can even lose some part such as leaves. तो कई बार अब ऑटम में देखा होगा पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ कहते हैं, तो पत्ते झड़ जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। और जब अगर मेजर पोर्शन डेड सेल हो गया ना तो प्लांट वो चीज़ छोड़ देती है वहाँ पे। मेनी plant waste products are stored in cellular vacuoles. Waste products may be stored in leaves that fall off. Other waste products are stored in resins and gums. Resins and gums. अब resins and gums आप लोगों को कहाँ पे दिख जाएगा? आप लोगों को जो पुराने बबूल के या फिर पुराने जो भी पुराने वाइल्ड पेड़ है ना, तो उनके ऊपर आप लोगों को ऐसा गम दिखेगा। तो ड्रम स्टिक्स के भी पेड़ पे गम दिख जाता है, तो वो गम नीचे आता रहता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद रेजिन्स जो है तो वो वाइट कलर के आते हैं, कई प्लांट्स ये वाइट कलर का रेजिन छोड़ देते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो स्टोर्ड। या मैंगो में भी थोड़ा रेजिन दिख जाता है। अगर आपने कभी मैंगो का स्टेम काट दिया तो आप लोगों को ये दिख जाएगा। ऑलमोस्ट हर प्लांट्स में रेजिन अलग कलर का लेकिन होता है रेजिन, तो वो दिख जाता है। स्पेशली पुराने वाले जो जाइलम्स होते हैं उनमें ये चीज़ दिख जाती है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू सॉइल अराउंड देम। तो ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं, ये सॉइल में भी वेस्ट चीज़ें डाल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक्सक्रीशन हो जाता है। अब हमने ये दोनों एक्सक्रीशंस ठीक से देख लिए हैं। अब आई वुड लाइक टू ऑफिशियली से चैप्टर ख़त्म हो चुका है ये लाइफ प्रोसेसेस का। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया एक भी चीज़ तो आप लोग प्लीज़ जाके वो रिस्पेक्टिव वीडियो 2x पे देख लीजिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम विन साइंस क्लास 10 CBSE का लाइफ प्रोसेसेस एक और अच्छा सा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वैसे मानूंगा बायोलॉजी। जिन लोगों को मैथ्स ज़्यादा पसंद है उन लोगों को ये चैप्टर से नफरत होती है, उन लोगों को स्पेशली ये चैप्टर देखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू विन साइंस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।